अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है शुएब हसन और कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे होनी चाहिए, स्पेशली उर्दू के मार्क्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो उनके लिए ये लेक्चर्स बनाया गया है। सेकंड ईयर का पूरा सिलेबस, पूरा टॉपिक किस तरह सॉल्व करना है इस वीडियो में बताया गया है। ठीक है, जिस तरह सफाई निस्फ़ ईमान है ना, इस तरह पेपर की प्रेजेंटेशन बड़ा इम्पोर्टेंट रोल किरदार अदा करती है कि जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई उसके मार्क्स भी अच्छे आ सकते हैं। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मारूज़ी होती है पहले, वो तो उधर ही हल करनी होती है, बबल्स फिल करने होते हैं। लेकिन इसके बाद हिस्सा अव्वल होता है और हिस्सा दोम होता है। हिस्सा अव्वल में अशआर की तशरीह की जाती है, ठीक है, और हिस्सा दोम में बाकी सारे कुछ आ जाते हैं, जैसे कि उसमें खतूत आ जाते हैं, मज़ामीन आ जाते हैं, इक़्तिबासात की तशरीह आ जाती है और बाकी सारी चीज़ें उसी में आ जाती हैं। हिस्सा अव्वल में क्या आता है? अशआर की तशरीह। और हिस्सा अव्वल के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अलिफ पार्ट और दूसरा होता है बे पार्ट। वो आगे हम चलेंगे। अलिफ पार्ट में हिस्सा नज़म होता है और बे पार्ट में हिस्सा गज़ल होता है। हिस्सा नज़म में अशआर नज़म की तशरीह की जाती है। दो अशार दिए जाते हैं, एक ये शेर हो गया और एक ये, तो दो अशार दिए जाते हैं जिनकी हमने तशरीह करनी होती है। तो नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठे की जाती है, जैसे कि पहला शेर ये, दूसरा शेर ये। क्यों? क्योंकि इनका जो पीछे थीम चल रहा होता है वो सारा सेम ही चल रहा होता है, एक ही टॉपिक के बारे चल रहा होता है, इसलिए इन दोनों अशार की तशरीह इकट्ठे करेंगे। इधर शेर की अलामत नहीं लगानी। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इधर शेर की अलामत लगा लेते हैं, हालांकि ये चार मिसरे वाला है तो जिसको हम बंद कहते हैं। इधर तो दो अशार हैं, ठीक है, तो ये आपने इधर अलामत नहीं लगानी। तो इसके लिए देखें, पहले हमने क्या करना होगा, ऊपर लिखना है हिस्सा अव्वल, फिर लिखना है अशार की तशरीह, फिर लिखना है अलिफ और हिस्सा नज़म। और दोनों अशार इस तरह लिखें कि इस साइड से भी बराबर फासला हो। देखें इधर इस साइड पे इतना फासला है, इस साइड पे भी इतना फासला है, इस लाइन पे भी इतना फासला है, इस लाइन पे भी, और इधर भी इतना बराबर फासला आ जाए। ठीक है, इस तरह करें कि ये बराबर आ जाए। अशार इस तरह लिखना है, बड़ा खूबसूरत नज़र है। और फिर लिखना है नज़म को उन्वान। नज़म को उन्वान जो बुक में लिखा है, आपकी टेक्स्ट बुक में, वही आपने लिखना है। जैसे कि हमद है तो हमने हमद लिखना है। तो शायर का नाम लिखना है मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। शायर का नाम भी जो बुक में है, टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक वाला लिखना है, ना कि कोई आप की बुक यूज़ कर रहे होते हैं, जैसा कि कोई भी होगी, शरह सरमाया हो गया, एनीथिंग, जो बुक भी आ जाए। लेकिन आपने क्या करना है, नज़म कुनवान भी टेक्स्ट बुक से फॉलो करना है, शायर का नाम भी टेक्स्ट बुक से। इसके बाद आ जाती है बारी मफ़हूम की। अच्छा, लिखना इस तरह है कि ये दोनों बराबर आ जाएं, शायर का नाम भी, नज़म कुनवान भी, और हमद और मौलाना ज़फ़र अली ख़ान भी एक ही साइड पर आ जाएं। एक लाइन छोड़ देनी है, इसके ऊपर भी एक लाइन छोड़ देनी है। फिर लिखना है मफ़हूम। मफ़हूम इस तरह लिखना है कि इसके बाद रब्त की अलामत लगानी है, ना कि तफसीलिया की। कुछ स्टूडेंट्स तफसीलिया की अलामत लगा लेते हैं। और मफ़हूम 2 से 2.5 लाइनों पर मुश्तमिल होना चाहिए, कम से कम 2 लाइनें, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाइनों पर। और इस तरह लिखना चाहिए कि इसमें ये नहीं लिखना चाहिए कि शायर कहता है या मुसन्निफ़ कहता है या एनीथिंग, जो भी आ जाए। मफ़हूम में एग्जैक्ट टू द पॉइंट जो भी बात हो, हमने वही लिखनी होती है। मुसन्निफ़ का तारफ़ नहीं लिखना होता या शायर का तारफ़ नहीं लिखना होता। ठीक है, इसके बाद मफ़हूम 2 से 2.5 लाइनें लिखने के बाद तशरीह लिखते हैं हम। तशरीह भी इसी तरह लिखें, ठीक है, और इसके बाद तफसीलिया की अलामत लगाएं, ना कि रब्त की। ये तो रब्त की अलामत है, ये तफसीलिया की अलामत है। तो हमेशा नया पैराग्राफ जहाँ से भी स्टार्ट करना हो तो थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करें, जैसे कि ये मैंने जगह छोड़ दी, और यहाँ से लिखना शुरू करें। ठीक है,
और नज़म के अशार की तशरीह में पहली 3 लाइनों पर शायर का तारुफ लिखना चाहिए कि शायर का तारुफ क्या है, उनका अदब में क्या किरदार है, उन्होंने हिस्सा नज़म में लिखा, हिस्सा गज़ल लिखी या क्या लिखा है उन्होंने। इसके बारे में आपने 3 लाइनें लिखनी है पहले। 3 लाइनें लिखने के बाद फिर नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू करना है, नया पैराग्राफ यहाँ से शुरू करें। और तशरीह की जो लेंथ है और जो तशरीह की लेंथ है वो कम से कम 3 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए और हर सफ़े पर कम से कम 2 नसरी या शेरी कोटेशंस का इस्तेमाल लाजमी करें। मीन्स ये है कि ये तो पहला सफ़ा हो गया, इसी तरह अगला दूसरा सफ़ा हो गया, तीसरा सफ़ा हो गया, अगला कम से कम 3 सफ़ात होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 साढ़े 4। ठीक है, इससे ज़्यादा अशार के नज़म की तशरीह नहीं करनी चाहिए। अगर अशार के नज़म की तशरीह पर बैठ जाएँ तो आपको सारा टाइम ही वेस्ट हो सकता है। ठीक है। अच्छा, 1 नंबर का ये नज़म गुनवान, 1 नंबर का ये शायर का नाम, 2 नंबर का तो ये हो गया। ठीक है। और बाकी जो होती है वो अशार की नज़म की तशरीह के बाकी मार्क्स होते हैं, मफ़हूम के कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन ये अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए हम सिर्फ मफ़हूम लिखते हैं। अच्छा, तशरीह हमने पैटर्न देख लिया कि पहले 3 लाइन में शायर का तारुफ लिखना चाहिए, फिर कम से कम इसकी तशरीह की लेंथ कितनी होनी चाहिए वो भी बताया हमने, और 2 नसरी या शेरी कोटेशन या हवाला जात हमने लिखने हैं। ठीक है। इस तरह हर सफ़ा पर 1 या 2 हवाला शेर या हवाला के कोई अक़वाल लिखने आपने। इस तरह आपकी नज़म की तशरीह की जाती है। दोनों अशार इकट्ठे लिखने हैं, फिर नज़म कुनवान, फिर शायर का नाम, फिर उसका मफ़हूम लिखना चाहिए कितना, 2 से 2.5 लाइनों पर तशरीह लिखनी चाहिए। तशरीह की कहाँ से स्टार्ट करनी, यहाँ से, और पहले 3 लाइनों में क्या करना है, शायर का तारुफ लिखना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए, नया पैराग्राफ कहाँ से स्टार्ट करना है और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। हर सफ़े पर कोटेशंस लाजमी इस्तेमाल करें, मार्कर से नुमायाँ करें। ठीक है, ये था अशार नज़म की तशरीह। आगे चलते हैं अशार गज़ल की तशरीह पर। अच्छा, हिस्सा अव्वल का जो बे पार्ट होता है, अलिफ पार्ट तो होता है हिस्सा गज़ल और हिस्सा नज़म, अलिफ पार्ट में हिस्सा नज़म और बे पार्ट में जो होता है वो है हिस्सा गज़ल। अच्छा, हिस्सा गज़ल में अशार गज़ल की तशरीह की जाती है। तो अशार गज़ल ये 3 होते हैं और तीनों की तशरीह अलहदा-अलहदा करनी चाहिए, तीनों की तशरीह अलहदा-अलहदा करनी चाहिए और नज़म की तशरीह इकट्ठे की जाती है, गज़ल की तशरीह अलहदा-अलहदा। अच्छा, आपने शेर लिख लिया पहले, ए तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। देखें, इधर से भी बराबर जगह रहनी चाहिए, इधर से भी बराबर, इस साइड से भी बराबर और इस साइड से भी बराबर। इसके बाद आपने शेर लिखने के बाद आपने लिखना है शायर का नाम, कि इस गज़ल के शायर का नाम क्या है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जो भी हो, एनीवन, कोई भी आ जाए, गज़ल का नाम नहीं होता। जैसे कि हमने लिखा है ना पीछे, नज़म का उन्वान और शायर का नाम, इधर लिखेंगे सिर्फ शायर का नाम, उनका नाम लिख लेना है, गज़ल का नाम नहीं होता, क्योंकि हर शेर डिफरेंट पहलू पे डिफरेंट तशरीह कर रहा होता है, डिफरेंट मफ़हूम दे रहा होता है। इसके बाद पहला शेर लिखना है शेर नंबर 1, फिर लिखना है मफ़हूम, शायर का नाम, फिर लिखना है मफ़हूम। मफ़हूम 2 लाइनों पर मफ़हूम लिखें, इसकी लेंथ कम से कम 2 लाइनों पर होनी चाहिए बस, और इसमें भी शायर का तारुफ नहीं लिखना चाहिए। मफ़हूम के बाद तशरीह लिखनी चाहिए, तशरीह यहाँ से शुरू करें और आगाज़ में 2 से 2.5 लाइनों पर शायर का तारुफ लिखें। 2 से 2.5 लाइनों पर शायर का तारुफ लिखें कि बेसिकली इनका अदब में क्या किरदार है और इन्होंने ये नज़म कब लिखी या गज़ल की कब लिखी, ये आपने इस तरह तारुफ करना है। इस तरह 3 अशार होते हैं ना, तो एक शेर की तशरीह कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़ात पर लिखें। तशरीह की लेंथ कितनी चाहिए गज़ल की, कम से कम 2 सफ़ात एक शेर की, और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 सफ़ात पर लिखनी चाहिए। और हर सफ़े पर कम से कम 2 नसरी या शेरी कोटेशंस का इस्तेमाल लाजमी करें, जिसको हम हवाला जात अशार या अक़वाल ज़री भी कहते हैं, वो लिखनी चाहिए। अच्छा, गज़ल के तीनों अशार की तशरीह अलहदा-अलहदा लिखें, मैंने ऊपर बता दिए। नज़म की अशार की तशरीह इकट्ठे, गज़ल के तीनों अशार की तशरीह अलहदा-अलहदा लिखें।
जैसे शेर नंबर 1 लिख लिया हमने, ये लिख लिया है, ठीक है। अब शेर नंबर 2 लिखना है तो फिर भी हमने मार्कर से हाईलाइट करना है कि शेर नंबर 2 है। उसके बाद शेर लिखना है। अब इधर शायर का नाम नहीं लिखेंगे, जब शेर नंबर 2 की तशरीह कर रहे होंगे उधर शायर का नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये याद रखना है। एक बार आ गया तो इसी का नंबर होता है एक नंबर आपको मिल गया। और एक शेर की तशरीह के होते हैं 3 नंबर, दूसरे शेर के भी तशरीह के 3 नंबर, 6 नंबर हो गए। और तीसरे शेर की तशरीह के भी होते हैं 3 नंबर, 9 नंबर ये हो गए। एक शायर के नाम का होता है ये 10 नंबर की ये तशरीह होती है, ठीक है। आप ये देखें कि गज़ल के तीनों अशार की तशरीह अलग-अलग लिखें और मार्कर से शेर नंबर 2 और शेर नंबर 3 इस तरह लाजमी लिखें। लाजमी लिखनी चाहिए कि शेर नंबर तो मेंशन हो ताकि वो पता तो चले कि कौन सा शेर की तशरीह की जा रही है। अच्छा, दूसरे और तीसरे शेर के लिए शायर का नाम बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऊपर बता दिया है। नज़म के अशार की तशरीह इकट्ठे, जबकि गज़ल के अशार की तशरीह अलग-अलग करनी चाहिए, ठीक है। ये थी गज़ल के अशार की तशरीह कि इनको पहले तो लिखना चाहिए कि हिस्सा अलिफ का पार्ट बे, हिस्सा गज़ल है, शेर नंबर कौन सा है और शेर लिखना है। उसके बाद शायर का नाम, मफ़हूम 2 लाइनों पर लिखना है और तशरीह स्टार्ट में शायर का इंट्रोडक्शन लिखना है, तारुफ लिखना है और बाद में आपने स्टार्ट कर देना है। और हर सफ़े पर 1-2 नसरी या शेरी कोटेशंस लाजमी होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया हिस्सा गज़ल। अच्छा, हिस्सा अव्वल हमारा ख़त्म हुआ, अशार की तशरीह था। अब बारी है लिखना है हिस्सा 2। मार्कर से इस तरह हाईलाइट करना है ताकि ये अट्रैक्टिव लगे। अच्छा, हिस्सा 2 में आपने सवाल नंबर कौन सा अटैम्प्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम सवाल नंबर 3 अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने लिखना है सवाल नंबर 3 कौन सा इक़्तिबास की तशरीह है, मार्कर से हाईलाइट करना है। इसके बाद लिखना है कि वो आपको एक इक़्तिबास दे देगा, 2 होंगे इक़्तिबास, उनमें से एक करना होगा या दोनों करने होंगे, ठीक है। पहले आपने करना है इसका सबक का उन्वान, कि ये सबक का उन्वान क्या है। दूसरा लिखना है मुसन्निफ़ का नाम, शायर का नाम नहीं, बच्चे भूल के जल्दी में लिख लेते हैं शायर का नाम, नहीं, मुसन्निफ़ का नाम। सबक का उन्वान का 1 नंबर होता है, मुसन्निफ़ का उन्वान का भी 1 नंबर होता है। इधर 1-1 नंबर तो इनके हो गए, 2 नंबर ही है, ठीक है। इसमें माखज़ जो बच्चे लिख रहे होते हैं उसका कोई नंबर नहीं होता, वो सिर्फ इंप्रेशन के लिए होता है। अगर आपने लिखना तो वो लिख लें, ठीक है। इसके बाद होता है सियाक़ व सबाक़। सियाक़ व सबाक़ 2 तरह के होते हैं, एक होता है जमाली, एक होता है ख़याली। उनमें से जो बेहतर ये है कि आपने सबको एक ही पैराग्राफ में लिखना है और इसकी तवालत 9 से 12 सतूर तक मुश्तमिल होनी चाहिए। सियाक़ व सबाक़ में मुसन्निफ़ का हवाला कभी नहीं करना। जब ये 8 लाइनें लिख लें या 9 लाइनें लिख लें तो आखिरी लाइन पर आपने ये मार्कर से हाईलाइट करना है कि ये जो पैराग्राफ दिया गया ऊपर इक़्तिबास में जो भी दिया गया हो, आपने लिखना है तशरीह तलब इबारत सबक के आगाज़ से है, दरमियान से है या इख्तिताम से है। इन तीनों में से एक चीज़ चूज़ करना है कि ये सबक के आगाज़ से है, दरमियान से है या इख्तिताम से है, ठीक है। ये सियाक़ व सबाक़ के होते हैं 3 नंबर और 1 नंबर तो यही काउंट करता है कि ये सबक के आगाज़ से है, दरमियान से है या इख्तिताम से है। 2 और 3 5। इक़्तिबास की तशरीह टोटल होती है 15 नंबर की, बाकी रह गए 10 नंबर की होती है तशरीह, ठीक है। तशरीह का आगाज़ सबक के मुसन्निफ़ के तारुफ़ से शुरू करना चाहिए जो कि 3 लाइनों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। तशरीह की तवालत कम अज़ कम 3.5 सफ़ात और ज़्यादा से ज़्यादा 4.5 सफ़ात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। हवाला जात के लिए हर सफ़े पर 2 नसरी या शेरी कोटेशन इस्तेमाल करने, मार्कर से हाईलाइट करना है, नसरी कोटेशन हो या शेरी कोटेशन हो, ठीक है।